नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आज सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता के घर में क्यों है तनाव और ओवैसी ने कैसे मारी गुजरात में एंट्री, और साथ ही दिखाएंगे राहुल गांधी के किस बयान पर भड़क गई है बीजेपी। उत्तर और दक्षिण के लोगों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राहुल के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने जहां राहुल को एहसान फरामोश कहा, वहीं योगी ने इसे देश को बांटने वाला बताया है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. 15 साल तक अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी के लोगों का अपमान किया, उस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर इस बयान के बाद ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. राहुल गांधी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों से ज्यादा समझदार बता दिया। राहुल गांधी का यह बयान सामने आते ही सबसे पहला हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है, थोता चना बाजे घना। स्मृति ईरानी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था के तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी का ये विवादित बयान वायरल हो रहा है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। उत्तर और दक्षिण के लोगों की तुलना करने वाले बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह से घिर गए हैं। एक एक कर बीजेपी के नेता जिस तरह से सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, उससे कांग्रेस को अपने नेता का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं दूसरे हिस्सों को लेकर इसी तरह की बातें करते हैं। कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिमी भारत के बारे में जहर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर बो रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी राहुल गांधी जी। जनता ने इस राजनीति को खारिज किया है। देखिए गुजरात में क्या हुआ। वहीं साउथ इंडिया से आने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी को देश को उत्तर और दक्षिण में न बांटने की नसीहत दी। मैं दक्षिण भारत से हूँ, एक सांसद के तौर पर पश्चिमी राज्य का प्रतिनिधि हूँ। जन्म, शिक्षा और करियर उत्तर में फला फूला। पूरे विश्व के समक्ष मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत एक है, कभी भी किसी क्षेत्र को नीचा मत दिखाओ, कभी भी हमें बांटो मत। राहुल गांधी के बयान पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत में गांधी परिवार की जड़ें हैं। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर दशकों तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है। लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा किया है। गुजरात के सभी 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का यहां सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। गुजरात की जिन 6 महानगर पालिकाओं में चुनाव हुए, उन सभी में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। सभी जगहों पर कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जबकि इस चुनाव के रास्ते आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में एंट्री ले ली। बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को
थैंक यू कहा। शुक्रिया गुजरात। राज्य में नगर निगम चुनाव के परिणाम स्पष्ट संदेश देते हैं कि लोगों में विश्वास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास है। भाजपा पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूँ। गुजरात की सेवा करना हमारा सम्मान है। 21 फरवरी को गुजरात की 6 महानगर पालिकाओं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में वोट डाले गए थे। सभी 6 जगहों पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। अहमदाबाद की 192 में से 157 सीटों पर बीजेपी जीती। कांग्रेस 15 पर सिमट गई। AIMIM को 7 सीटें मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सूरत के रहे, जहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 120 सीटों में से बीजेपी को 93 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी की मेन राइवल रही कांग्रेस सूरत में खाता भी नहीं खोल पाई। आम आदमी पार्टी ने हैरान किया। आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। सूरत और अहमदाबाद जैसा हाल कांग्रेस का दूसरे शहरों में भी हुआ। राजकोट की 72 में से 68 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस 4 सीट पर सिमट गई। वडोदरा के 76 में से 69 सीट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस 7 पर सिमट गई। जामनगर में 64 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीत सकी, 3 बीएसपी के खाते में गई। भावनगर की 52 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली। गुजरात में ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मार ली है। AIMIM को अहमदाबाद में 7 सीटों पर जीत मिली है। और जीत से गदगद ओवैसी ने खुलेआम मुस्लिम कार्ड भी खेला और निशाने पर कांग्रेस को लिया। पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, मुकाबला करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 7 सीटें झटक ली हैं और अभी चुनाव होने बाकी हैं। मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में 2 पब्लिक मीटिंग की। ओवैसी ने मोडासा और गोधरा में AIMIM के लिए वोट मांगे। ओवैसी की पार्टी ने गोधरा, मोडासा और भरूच नगरपालिका के चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ 28 फरवरी को वोटिंग होनी है। अपनी रैलियों में ओवैसी के प्रचार की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो मोदी पर अटैक करने से बच रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और मुसलमानों की राजनीति को सबसे आगे रख देते हैं। गुजरात में भी ओवैसी ने यही किया। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी उसी जगह पर रैली करने वाली है जहां पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। लेकिन ममता की मुसीबत यह है कि उनके भतीजे की पत्नी से कल की पूछताछ के बाद CBI फिर से पूछताछ कर सकती है। CBI की टीम मंगलवार की सुबह 11:35 पर रुजिरा के घर गई, लेकिन CBI के आने से कुछ देर पहले यानी 11:25 पर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर आ गई। ममता करीब 10 मिनट तक घर में रुकी और वहां से उनकी बेटी को लेकर बाहर निकली। इसी के बाद CBI की टीम घर के अंदर गई और करीब 1.5 घंटे तक रुजिरा से पूछताछ की। अब खबर यह है कि रुजिरा बनर्जी के जवाबों से CBI संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनसे दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस दे सकती है। सोमवार को रुजिरा बनर्जी से CBI ने करीब 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक CBI ने रुजिरा से उनके बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की, लेकिन वो रुजिरा बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। CBI रुचिरा बनर्जी के अकाउंट में जो पैसे मेनका गंभीर के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं उसका लिंक जानना चाहती है कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कैसे हुए और कहां से आए। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर आरोप है कि अनूप पांजी ने कोयला घोटाले से हुई कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें दिया और ये पेमेंट बैंकॉक के बैंक में किए गए। इसके साथ ही रुजिरा की नागरिकता पर भी विवाद है। रुजिरा से इसी पूछताछ से पहले ममता बनर्जी के उनके घर पहुंचने पर सियासत तेज हो गई है। ममता के पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि सब ममता के संरक्षण में चल रहा था, इसलिए ममता उन्हें बचा रही हैं। और क्या ममता बनर्जी को सब कुछ पता है, सारी जानकारी है शुरू से लेकर आखिर तक की? अरे उन्होंने संरक्षण दे रहा है। तो राजीव कुमार का खिलाफ कार्रवाई करने के लिए CBI गया, उन्होंने धरना पर आया। आज जब इंटरोगेशन का मामला था वो ममता बनर्जी ने उसका पहले जाकर ब्रीफ कर दिया। ये सोच समझ के उसकी वाइफ के अकाउंट में टाका ट्रांसफर किया, इसलिए उसका वाइफ मैडम नरेला NRI है। किसने ट्रांसफर किया? ओलाला कोल माफिया ने।
किसकी इशारा पर? सबको मालूम है, समझदार का तो इशारा ही काफी है। लाला का साथ पुलिस है या तोलाबाज भाईपो है, इसलिए लाला कोल माफियागिरी, सैंड माफियागिरी सब करता है और जानबूझ के एनआरआई का अकाउंट में यहाँ से रुपया ट्रांसफर हुआ नीरज सिंह का मीडियम माध्यम से। विनय मिश्रा 2013 में पायरे भातीजा को जुबा का प्रेसिडेंट बनाया था, वो जुबा कमेटी में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट था। पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें लगी हुई हैं, तो आज दिल्ली में हलचल होने वाली है। 5 सूबों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अहम मीटिंग होने वाली है। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। चुनाव आयोग ने सुबह 11:30 बजे एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और इस बात पर चर्चा होगी कि मतदान कब कराएं। अप्रैल मई में 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच ड्रग्स केस में पुलिस ने बीजेपी के एक और नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने राकेश सिंह के अलावा उनके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार किया है। ये ड्रामा कल उस वक्त हुआ जब कोलकाता पुलिस ड्रग्स मामले की जांच करने बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर पहुंची थी। पुलिस को घर पर राकेश सिंह तो नहीं मिले, लेकिन पूछताछ के दौरान बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों बेटों शुभम सिंह और साहिब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से राकेश सिंह के बेटों को गिरफ्तार किया, उससे कई सवाल उठते हैं। রাকেশ সিংকে না পেয়ে তাকে এই মুহূর্তে তার ছেলে শুভমকে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকে জোরপূর্বক গাড়ির মধ্যে তোলা হচ্ছে। ड्रग्स केस में गिरफ्तार भारतीय युवा मोर्चा के नेता पामेला गोस्वामी ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर फंसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन राकेश सिंह ने जब बहाना बनाकर भागने की कोशिश की तो मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने उन्हें बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस मंगलवार को राकेश सिंह के कोलकाता स्थित घर पहुंची थी। इसी दौरान जांच में बाधा डालने का आरोप लगाकर पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा भी दोनों भाई को उठा के लेके गया आप लोग सबके सामने। मेरे घर में 10 पुलिस लोग जमा, जस्ट टू सर्च, फिर वो लोग एक अलमारी एक डोर सर्च किया। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस को चैलेंज करने वाला आरोपी लखा सिधाना पंजाब में एक किसान रैली में पहुंचा। लखा सिधाना न सिर्फ रैली में पहुंचा बल्कि भाषण देने के बाद पुलिस के नाक के नीचे से फरार भी हो गया। पुलिस को चैलेंज करने वाला 26 दिसंबर को दिल्ली में दंगा फैलाने वाला, राजधानी में हिंसा के मामले में 1 लाख का इनामी फरार आरोपी लखा सिधाना ने फिर से पुलिस को चैलेंज किया। चैलेंज भी ऐसा कि आप दंग रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक इस रैली में पहुंच गया, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था, वक्त भी बता दिया था और तय वक्त पर लखा सिधाना किसानों के मंच पर पहुंचा और भाषण दिया। जाग चुके हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं। मैं दिल्ली को कहना चाहता है, बेशक तो धरती दे जाया दे उत्ते इनाम रख रही है, फोटों जारी कर रही है, उन्होंने फड़ के जेलों में तुल रही है, पर लोग नहीं रुकने हो। ये लोगों के हम नहीं खड़े जाने, याद रखे दिल्ली। लड़ाई होम दिया भरावो, लड़ाई वजूद दिया पंजाब के वजूद की लड़ाई है। पंजाब के जोधे कर जा देते हो, इतिहास हमेशा टकराने वाले का लिखा जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और बढ़ते संक्रमण के बावजूद जब उद्धव सरकार के मंत्री कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उद्धव सरकार में वन मंत्री संजय राठौड़
पूरे लाव लश्कर के साथ वाशिम के पोहरा देवी मंदिर पहुंचे थे, जिससे मंदिर में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर में इतने ज्यादा लोग पहुंच गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जब लोग बेकाबू होने लगे तब लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। उद्धव के मंत्री की इस कारस्तानी पर विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। इस कार्यक्रम को परमिशन मिली थी क्या? मंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम में लोगों को इकट्ठा आने के लिए कहा था क्या? ये सब कानूनन अपराध है और इसके लिए कानूनन अपराध होने के कारण माननीय मंत्री जी के ऊपर, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, उनके ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस होने की आवश्यकता है। इस बीच आज उद्धव ठाकरे सूबे में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में तय होगा कि और किन किन जिलों में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। अमरावती में पहले से ही 7 दिन का लॉकडाउन लागू है। एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस के साथ एसडीआरएफ और होमगार्ड को तैनात किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज सुबह इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए क्या है खास।